हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज मैं आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का क्लास 10 का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 9 क्लास का प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज 10वें सेट का प्रैक्टिस होगा और आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर की संरचना, शरीर क्रिया प्रणाली और उनके कार्य। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। हमारा पहला प्रश्न है, विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, संवरनी पेशियां। संवरनी पेशियां यह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन से दंत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, रदनक। रदनक जो है यह मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं। हर जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। भेदक या रदनक दांत के प्रकार में रदनक दांत नुकीले दांत होते हैं और भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करती है। प्रत्येक जबड़े में 2 की संख्या में होते हैं। अगला प्रश्न है, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। एपिग्लोटिस का कार्य क्या है? भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। कंठछद अधिघाटी या एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या क्या नाम है? कंठछद अधिघाटी या एपिग्लोटिस के अंदर पत्ती के आकार का एक प्रालंब होता है जो खाते समय खाए जा रहे पदार्थों को श्वास नलिका तथा फेफड़ों की ओर जाने से रोकती है। अगला प्रश्न होगा, एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया यहाँ संपन्न की जाती है। कहाँ संपन्न की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ग्रहणी में संपन्न की जाती है। लार में मंड या मांड पचाने वाली पाचक एंजाइम एमाइलेज होती है जो मांड को पचाकर माल्टोज में बदल देती है। इसके बाद भोजन ग्रासनी से होकर बोलस के रूप में ग्रासिका में प्रवेश करता है जो आगे कंपानुकुंचन क्रिया द्वारा अमाशय तक ले जाया जाता है। अमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि लार ग्रंथि नहीं होती है। पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है और पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में निकला हुआ उभार है और यह एक छोटे अस्थिमय गुहा में दृढ़ तनिका रज्जु से ढका हुआ होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रेनिन। रेनिन जो है यह अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। अंतःस्रावी क्रियाकलापों वाली अग्नाशय में लगभग 10 लाख कोशिकाएं होती है जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेटों में 4 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं। रिसाव के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन, अल्फा डेल्टा कोशिकाएं सोमेस्टोस्टेनिन और पीपी कोशिकाएं अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड का रिसाव करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मुख। द्वितीयक श्वसन अंग मुख को कहा जाता है। श्वसन क्रिया का प्रारंभ नासिका से होता है। यह 2 नासिका अस्थियों तथा उपास्थियों से बनती है। यह त्वचा से ढकी रहती है और नाक के सामने की ओर 2 छेद होते हैं जिन्हें नासिका रंध्र कहते हैं। नाक के इन 2 छिद्रों को वायु मार्ग कहते हैं जिन्हें नासा गुहा भी कहा जाता है। लेकिन यह द्वितीयक श्वसन अंग जो है यह हमारा ऑप्शन नंबर 1, मुख होगा। अगला प्रश्न है, बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या क्या है? बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 2 होगा।
बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या 2 है। मनुष्य के बाएं फेफड़े में 2 खंड तथा दाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों द्वारा निर्मित होता है, जिसमें अनेक तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एल्वियोलाई में पाई जाती है। एल्वियोलाई में क्या पाई जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सल्की उपकला। एल्वियोलाई में सल्की उपकला पाई जाती है। इसका ऊतक पतला और चपटा होता है। इसके मध्य में चपटा केंद्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। प्लाज्मा रक्त का एक तरल भाग है जो अपने आप में महत्वपूर्ण तत्व है। रक्त में इसका द्रव्यमान 50% से अधिक है। बाहरी रूप से प्लाज्मा थोड़ी सी पीले रंग का तरल होता है। अगला प्रश्न है, साधारणतः लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश कहाँ होता है? साधारणतः लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश कहाँ होता है? तो इसका विनाश प्लीहा में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। लाल रक्त कणिकाओं का औसत आयु 120 दिन की होती है। इसके बाद ये यकृत, तिल्ली और अस्थिमज्जा में फैगोसाइट कोशिकाओं द्वारा नष्ट कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कोशिका श्वेत रक्त कणिका नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बिंबाणु। बिंबाणु जो है यह कोशिका श्वेत रक्त कणिका नहीं है। रक्त में उपस्थित बिंबाणुओं का एक महत्वपूर्ण काम शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन उपलब्ध कराना होता है। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए व बी दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं? किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए व बी दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ए बी ब्लड ग्रुप जो है यह दोनों प्रतिजन इस पर उपस्थित होते हैं। रक्त समूह ए बी वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं और उनके रक्त सीरम में ए और बी प्रतिजन के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न है, हृदय धड़कता है प्रति मिनट कितना बार? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 72 बार हृदय धड़कता है। प्रति मिनट 72 बार हृदय धड़कता है। अगला प्रश्न है, वृक्क मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? वृक्क मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यूरिया का उत्सर्जन करता है। मेरुदंडी प्राणियों में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क है जो गहरे लाल रंग का सैम के बीज की आकृति का होता है। अगला प्रश्न है, ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ग्लोमेरुलस जो होता है यह किडनी में नेफ्रॉन के आरंभ में स्थित होता है। यह गुर्दे की नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल से घिरा हुआ है। यह अपने गुर्दे परिसंचरण के एक अभिवाही धमनिका से रक्त की आपूर्ति प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन है। प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन समूह का एक स्टेरॉयड हार्मोन है। स्तनपायियों में टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक रूप से नरों में अंडकोश से व मादाओं में अंडाशय से स्रावित होता है। हालांकि कुछ मात्रा अधिवृक्क ग्रंथि से भी स्रावित होती है। यह प्रधान नर सेक्स हार्मोन एवं एनाबोलिक स्टेरॉयड होता है। निम्न में से प्राथमिक लैंगिक अंग है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वृषण। वृषण जो है यह प्राथमिक लैंगिक अंग है तथा नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को पहुंचाती है। प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को पहुंचाती है। कहाँ पहुंचाती है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक। प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य मस्तिष्क में। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। मध्य मस्तिष्क का मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्कशक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय, व्यक्तित्व आदि का नियंत्रण एवं नियमन करना है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है?
पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। टीएसएच हार्मोन भी स्रावित करती है, मेलेटोनिन भी करती है और वेसोप्रेसिन भी करती है। पीयूष ग्रंथि तीनों हार्मोनों को स्रावित करती है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है मस्तिष्क ग्रंथि है। मस्तिष्क ग्रंथि क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 पिनियल ग्रंथि है। पिनियल ग्रंथि पिनियल ग्रंथि जो है यह पृष्ठवंशी मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह सेरोटोनिन व्युत्पन्न मेलाटोनिन को पैदा करती है, जो कि जगने सोने की प्रवृत्ति तथा मौसमी गतिविधियों का नियमन करने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न है हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जटिल प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन टेस्ट में हेमोग्लोबिन लेवल की पुष्टि होने का अर्थ मानव शरीर में कम रक्त कोशिकाएं का होना है। हेमोग्लोबिन से तात्पर्य लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद ऐसे प्रोटीन से है जो मानव शरीर के अंगों एवं टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से फेफड़ों में पहुंचाता है। तो हेमोग्लोबिन क्या है? एक जटिल प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है रक्त में प्रोटीन है। रक्त में प्रोटीन क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ग्लोबिन है। रक्त में प्रोटीन एक ग्लोबिन है। स्तनपानियों में करीब 97% लाल रक्त कोशिकाओं के और कुल भाग का लगभग 35% प्रोटीन से बना होता है। ग्लोबिन ब्लड प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? ब्लड प्रोटीन है, जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता प्रति ग्राम के लिए 1.36 और 1.37 मिली ऑक्सीजन के बीच होती है। अगला प्रश्न है रक्त वाहिनी का मध्य आवरण किसका बना होता है? रक्त वाहिनी का मध्य आवरण किसका बना होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अरेखित पेशियों का। रक्त वाहिनी का मध्य आवरण अरेखित पेशियों का बना होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं? मानव शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 प्लीहा। प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। प्लीहा रक्त को छानता है और पुराने और मृत रक्ताणु को हटाता है। अगला प्रश्न होगा परजीवी संक्रमण से लड़ने के लिए मुख्य रूप से कौन सा ल्यूकोसाइट जिम्मेदार है? परजीवी संक्रमण से लड़ने के लिए मुख्य रूप से कौन सा ल्यूकोसाइट जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 इस्नोफिलिस। इस्नोफिल जो है यह परजीवी संक्रमण से लड़ने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अगला प्रश्न होगा मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताएं। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम है लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। यह तीनों मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां हैं। अगला प्रश्न है शरीर के किस अंग में 3 प्रमुख पोषक तत्वों का पाचन होता है? शरीर के किस अंग में 3 प्रमुख पोषक तत्वों का पाचन होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अग्नाशय। अग्नाशय में अग्नाशय रस बनता है। यह बहुत ही प्रबल पाचक रस है, जिसकी क्रिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा तीनों घटकों पर होती है। इसका निर्माण अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाओं द्वारा होता है और सारे अग्नाशय से एकत्र होकर यह रस की एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचाता है। अगला प्रश्न है भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है छोटी आंत। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम छोटी आंत होता है। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम छोटी आंत है और बड़ी आंत का कार्य है भोजन को मलाशय व मलदार तक पहुंचाना है। अगला प्रश्न है भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। जब भोजन ग्रहण किया जाता है तब वह सबसे पहले ग्रास नली द्वारा आमाशय में आता है। आमाशय में इसका अवशोषण होता है तथा इसमें जठर रस व अन्य पाचक एंजाइम मिलकर भोजन का अवशोषण करते हैं। तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद ये बड़ी आंत में चला जाता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन क्या होगा? छोटी आंत होगा। अगला प्रश्न है यकृत द्वारा निकलने वाला बाइल जूस का क्या काम होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। यकृत द्वारा निकलने वाला बाइल जूस का काम ग्लूकोज संचयन होता है, पित्ताशय में संचित होता है और आरबीसी का अपघटन होता है। तो तीनों इसका काम होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दांत में मौजूद सबसे सख्त पदार्थ का नाम बताएं।
दांत में मौजूद सबसे सख्त पदार्थ का नाम ऑप्शन नंबर 3 इनामेल होता है। शरीर में मौजूद सबसे सख्त पदार्थ का नाम इनामेल है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। आमाशय में भोजन अवशोषित होता है। पाचन के लिए दांत, मुंह, लार ग्रंथियां, छोटी आंत, आहार नाल व बड़ी आंत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस दौरान आमाशय भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित ऊर्जा कहलाता है। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित ऊर्जा कहलाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 ग्लाइकोजन। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित ऊर्जा ग्लाइकोजन कहलाती है। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था। वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास इस वीडियो को पहुंच सके और यह वीडियो का वो लोग लाभ उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।